हेलो दोस्तों, हमारी इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड क्या है। देखिए, ये बेसिकली मैं आपको अगर इसको मैं तोड़ के बताऊं आपको तो आप समझेंगे कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी का मतलब होता है ऑक्यूपेशन, या ऑक्यूपेशन से बना है, मिलके बना है। तो ऑक्यूपेशन का मतलब होता है कोई जॉब या कोई व्यवसाय जिसको कहते हैं। तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी का मतलब होता है कि आपकी जॉब की एक सिक्योरिटी। तो जॉब की सेफ्टी के लिए क्या क्या जरूरी है वो चीज है यहाँ पे। फिर हेल्थ और वर्किंग कंडीशन, यानी कि हेल्थ की बात करेंगे, हम सेफ्टी की बात करेंगे कोई मतलब ऑक्यूपेशन से रिलेटेड आपको हेल्थ इशू नहीं होने चाहिए। और साथ ही साथ वर्किंग कंडीशन की बात करेंगे, जिसमें कि वर्क कंडीशन आपका क्या होना चाहिए, आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, आपका वर्क कंडीशन कहीं ऐसा तो नहीं कि सेफ नहीं है, उसका ध्यान देना। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखने के लिए सरकार ने एक अलग कोड पास किया लेबर कोड के अंतर्गत, जिसको उन्होंने नाम रखा द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। अब इसमें हम आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देते हैं। तो देखिए, ये लेबर जो होता है, लेबर सब्जेक्ट होता है वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंतर्गत आता है कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि संविधान में लेबर जो होता है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट, ये जो इसके अंदर जो भी चीजें आती हैं उसके लिए स्टेट भी चाहे तो अपना नियम बना सकता है उससे रिलेटेड, और चाहे तो सेंट्रल भी अपना नियम बना सकता है। तो सेंट्रल स्टेट दोनों इसमें अपने अपने नियम बना सकते हैं इसमें। तो इस वजह से इसको कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसी चीजें आती है जिसमें सेंट्रल स्टेट दोनों का अधिकार होता है। दोनों चाहे तो अपने सुविधा के हिसाब से उसमें चेंजेस कर सकते हैं। मान लीजिए सेंटर ने कोई बिल पास कर दिया तो उसमें स्टेट जो है अपने हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस कर सकता है। अब देखिए दूसरी चीज क्या है इसमें बैकग्राउंड में, देखिए पार्लियामेंट और स्टेट ले लेते दोनों जो है इसमें लॉ बना सकते हैं। अब यहाँ पे टोटल देखिए 100 स्टेट और 40 सेंट्रल लॉ है जो कि रेगुलेट करते हैं अलग अलग एस्पेक्ट के लेबर के। जैसे कि मान के चलिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो गया, मैंने आपको पढ़ाया था इसको भी पहले, प्रीवियस वीडियो में आप देख लीजिएगा। वर्किंग कंडीशन हुआ, सोशल सिक्योरिटी हो गई, वेजेस हो गया। तो ये सारी चीजों के लिए जो 40 सारे चीजों से रिलेटेड जो भी टॉपिक थे उनसे रिलेटेड 100 स्टेट और 40 सेंट्रल लॉज बने। इसमें जो था कि एक सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर 2002, ये पाया गया कि जो एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन यानी जो नियम है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही उसमें आर्केक प्रोविजन यानी बहुत ही पुराने प्रोविजन उसमें दिए गए हैं, और उसमें डिफिनीशन जो है वो इनकंसिस्टेंट है। दूसरा क्या है कि इसको इजी बनाने के लिए, इसको थोड़ा सा और लेबर लॉज को आसान बनाने के लिए इसमें रिकमेंड किया गया कंसोलिडेशन करने का, जितने भी सेंट्रल लेबर लॉज हैं उन ब्रॉडर एक ग्रुप बना के, और उस ग्रुप के अकॉर्डिंग ही उसमें चेंजेस करने के लिए। जैसे उसमें ग्रुप क्या था, इंडस्ट्रियल रिलेशन था, वेजेस था, सोशल सिक्योरिटी था, सेफ्टी था, और वेलफेयर और वर्किंग कंडीशन था। तो ये मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, तो आप पूरे प्रीवियस वीडियो में जाके इसको देख सकते हैं। लेकिन हम अभी आपको आगे लेके चल रहे हैं। अब फिर बैकग्राउंड के बाद हम आपको जंप करेंगे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड की तरफ। तो देखिए 2019 के बिल में क्या हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने उसने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया 4 बिल को, जो कि जिसमें 29 सेंट्रल लॉज को उसमें कंसोलिडेट किया, यानी कि उस 29 सेंट्रल लॉ को एक लॉ बनाकर उसमें चार बिल के अंतर्गत 29 लेबर लॉ को कन्वर्ट किया। यानी कि मतलब मान के चलिए जैसे इवेंट डायग्राम समझते हैं, अगर ये टोटल 4 बिल है तो इसमें टोटल 29 नियम कानून इसके अंदर बना दिए गए। ये वेन डायग्राम सब अगर आप जानते हो वेन डायग्राम तो समझेंगे, नहीं तो हम आपको रीजनिंग के सेक्शन में हम आपको इसको पढ़ा देंगे। अब देखिए ये कोड जो है, इस कोड रेगुलेट क्या क्या रेगुलेट करते हैं, वेजेस रेगुलेट करते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। तो ये सारे कोड जो है यही चार कोड थे। इसमें हमने आपको कोड ऑन वेजेस 2019 पढ़ा दिया है, इंडस्ट्रियल रिलेशन भी पढ़ा दिया है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी जो हमने कल लॉन्च की थी उसको भी आप देख लीजिएगा जाके, और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए ये सारे जो कोड ऑन वेजेस थे 2019 में पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, जबकि बिल जो बाकी के 3 एरिया हैं, यानी कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी से रिलेटेड है, वो रेफर कर देगा स्टैंडिंग कमेटी को। स्टैंडिंग कमेटी भी पार्लियामेंट की कमेटी होती है, जो कि पार्लियामेंट इसको बनाती है, जिससे कि जो भी नियम कानून है वो इस कमेटी के कोई पर्टिकुलर मेंबर बैठ के आपस में बना सकें, और इससे थोड़ा सा पार्लियामेंट का काम ईजी हो जाता है। ये भी हमने आपको पढ़ाया था पिछली वीडियो में। तो स्टैंडिंग कमेटी जो होती है वो सबमिट करती है अपनी रिपोर्ट को बाकी के 3 बिल जो होते हैं उसके रिलेटेड अपने बिल को उसने अपना सबमिट किया। अब यहाँ भी एक चीज और था कि गवर्नमेंट क्या किया कि ये तीनों बिल को रिप्लेस किया था एक नए बिल के साथ, जो 19 सितंबर 2020 को पारित हो गया था। तो अब इसमें हम लोग इसी चीज को पढ़ेंगे, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशन। ये बैकग्राउंड था पूरा। मैंने सोचा कि इस कोड का, लेबर कोड की सीरीज का ये आखिरी वीडियो है, तो लेबर कोड की सीरीज का इसमें वीडियो पड़ रहा है लेबर कोड का, तो ये आखिरी बिल का है, तो मैंने सोचा कि इसको आपको मैं बता दूं, थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं। तो इसलिए फ्रेंड्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहती है एजुकेशन से रिलेटेड। अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड किसी फील्ड से जुड़े हुए हैं या एजुकेशन में की फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी
यूट्यूब चैनल पे आ सकते हैं और हमारे वीडियोस लगभग हर तरीके के वीडियो हमारे इस पे चल रहे हैं, एजुकेशन से रिलेटेड उसको भी देख सकते हैं, साथ बिजनेस लाइफ पे वीडियो भी चल रहे हैं जो कि आप देख सकते हैं। ये सारे हमारे प्लेलिस्ट है, हम एक का नाम क्या लें। अभी जो प्रेजेंट में हम आपको पढ़ा रहे हैं ये आ रहा है आपका यूपीएससी ईपीएफओ कंप्लीट कोर्स, इसका एग्जाम 5 सितंबर को होना तय किया गया है और अभी इसका एडमिट कार्ड भी इशू हो चुका है, तो इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा तेजी से लेके चलेंगे जिससे कि आपका कोर्स हम कंप्लीट करा पाए। तो यूपीएससी ईपीएफओ का कंप्लीट कोर्स अभी चला, बाकी आप देख सकते हैं इसमें। हम एक का नाम क्या लें। हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हम इंस्टाग्राम पे आप इस हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं और व्हाट्सएप फॉलो कर सकते हैं। फायदा क्या मिलेगा आपको फॉलो करने का फायदा आपको ये मिलेगा कि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आती है तो वो आपको मिल सकती है। हाँ तो दोस्तों अब चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 ये एक्चुअल में है क्या। तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड में हम लोग अभी जो चीजें पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले एग्जेम्पशन के बारे में। एग्जेम्पशन का मतलब होता है कोई छूट कि किस तरह से 2019 से 2020 में छूट क्या क्या किया गया है। क्योंकि देखिए ये जो हम आपको जितने भी बिल पढ़ाए हैं उसमें 2019 से 2020 में जो चेंजेस किए गए हैं या जो इम्प्रूवमेंट किए गए हैं कोड में, वो सारी चीज लॉ के अंतर्गत जो भी इम्प्रूवमेंट किया गया है उसके बारे में पूरा जिक्र है। तो अभी 2000 हम लोग इसमें भी करेंगे तो 2019 और 20 को लेकर चलेंगे। अभी एग्जाम में पूछ देगा कि 2019 में था तो 20 में क्या चेंजेस हुए, तो इस तरह से एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे आपके। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पशन के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कि थ्रेशोल्ड के बारे में पढ़ेंगे। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है एक लिमिट, एक क्रिटिकल पॉइंट जिसको कहते हैं, मतलब इस पॉइंट के आगे कोई चीज नहीं बढ़ सकती है, तो वो थ्रेशोल्ड होता है किसी भी एस्टेब्लिशमेंट को की कवरेज से रिलेटेड, उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे। फिर वर्किंग आवर के बारे में पढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर कि इंटरस्टेट माइग्रेंट कौन है, उनकी जो एक्चुअल डेफिनेशन क्या है वो, और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर जो होते हैं उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्जेम्पशन की, यानी छूट। तो 2019 के बिल में ये परमिट किया गया था, यानी कि ये इसको स्वीकारा गया था, इसकी हामी भरी गई थी कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होती है, मैंने आपको डेफिनेशन बताया था कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जिसके पास किसी भी काम को करने का अथॉरिटी होता है। तो अगर मान के चलिए कि किसी काम को करने की अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट की है, अगर कोई चीज स्टेट लिस्ट के अंदर, जैसे मान के चलिए मैंने आपको बताया कि ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है लेबर, तो समवर्ती सूची में आता है। तो कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब होता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यहाँ कौन हो गया, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यहाँ लेबर से रिलेटेड चीजों के लिए स्टेट गवर्नमेंट भी हो गई और सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो गई, तो दोनों अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो गई। तो इस तरह से जो नियम सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है उसे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उस केस के लिए स्टेट गवर्नमेंट हो जाती है। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो एग्जेम्प्ट कर सकती है किसी भी एस्टेब्लिशमेंट को या क्लास ऑफ एस्टेब्लिशमेंट को किसी भी कोड के किसी भी प्रोविजन से। और 2020 का बिल ने इंपावर किया था स्टेट गवर्नमेंट को कि वो एग्जाम कर सकता है किसी भी नई फैक्ट्री को प्रोविजन जो कोर्ट के प्रोविजन से रिलेटेड है, एक नई इकोनॉमिक एक्टिविटी और एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने के लिए। मतलब क्या हुआ कि 2019 के बिल में कहा गया कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है वो एग्जाम यानी छूट दे सकती है किसी भी एस्टेब्लिशमेंट को या क्लास ऑफ एस्टेब्लिशमेंट यानी कि किसी भी इंडस्ट्री को किसी भी कोर्ट को किसी भी प्रोविजन से रिलेटेड। तो मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट तो नियम बना दी, लेकिन उसकी उस स्टेट में लागू करने के लिए हो सकता है कि वो उसके नियम कानून स्टेट के नियम कानून से मैच न कर रहे हो। तो 2019 का बिल ने इस चीज को परमिट किया और 2020 का बिल जो था वो एम्पावर कर दिया स्टेट गवर्नमेंट को कि वो एग्जाम कर सकता है किसी भी नई फैक्ट्री को कोर्ट के प्रोविजन से रिलेटेड, जिससे कि नई इकोनॉमिक एक्टिविटी और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो। तो ये था। अब हम बात करते हैं थ्रेशोल्ड की, कवरेज करने की, थ्रेशोल्ड कवरेज करने का एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड। तो इसमें सबसे पहली चीज है फैक्ट्री। तो फैक्ट्री 2019 के बिल में डिफाइन किया पहले फैक्ट्री को। फैक्ट्री क्या होती है, तो फैक्ट्री का मतलब उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसी जगह जहां पे मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस चलता है, जहां पे चीजें निर्माण हो रहा हो और जहां पे एम्प्लॉयज यानी कि जो उनके काम करने वाले कर्मचारी होते हैं वो 10 वर्कर से ज्यादा हो, अगर काम जो हो रहा है वो पावर को यूज करके हो रहा है। मतलब कि जहां इलेक्ट्रिसिटी, जहां पे जो भी काम है, ऑटोमेटिक मशीनें जहां जाते हैं, जहां काम मैनुअल लेबर, मैनुअल का मतलब होता है कि जब आप हाथ से काम करते हैं तो मैनुअल लेबर में आता है, और जब ऑटोमेटिक आप मशीन जो होती हैं यानी कि जिसमें आदमी कम लगते हैं, एक आदमी बड़ी मशीन को चला सकता है, तो उसके इसके लिए बताया कि 2019 का बिल ये कहता था कि फैक्ट्री कोई भी वो जगह होती है जहां पहले तो चीज की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रहा हो, दूसरा कि जहां एम्प्लॉयमेंट जो है वो 10 वर्कर से ज्यादा वहां काम कर रहे हो अगर वहां पावर का यूज हो रहा है, और 20 वर्कर से ज्यादा काम कर रहे हैं अगर वहां पावर का यूज नहीं हो रहा है, यानी मैनुअल जितनी मशीन है वो हाथ से काम करने वाली मशीन है तब। और ये सेम था, इसी फैक्ट्री की डेफिनेशन को सेम रखा गया था 1948 के फैक्ट्री एक्ट में, जिसमें जो बिल के अंतर्गत बताया गया था। अब क्या हुआ कि 2020 का बिल जो था उसमें ये कहा कि
तो 2020 का कोड जो था उसने क्या किया, इस थ्रेशोल्ड को इंक्रीज कर दिया। तो इसमें क्या किया कि 20 वर्कर का जो प्रेमाइसिस था, यानी कि 20 वर्कर इसमें कर दिया गया। 2019 में जो 10 वर्कर थे कि अगर कहीं भी किसी फैक्ट्री कौन होती है कि कोई ऐसी जगह जहां मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रहा है, जहां लेकिन और एम्प्लॉय जहां पे 10 वर्कर से ज्यादा हैं, अगर जहां पावर की ऑटोमेटिक मशीनें हैं और जहां 20 वर्कर हैं या उससे ज्यादा हैं, जहां पे पावर यूज नहीं हो रहा, उसी को फैक्ट्री का माना गया। तो 2020 का बिल ने क्या किया कि इसी को 10 वर्कर से बढ़ा के 20 वर्कर कर दिया कि, और कहा गया कि वहां मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी चल रहा हो पावर को यूज करके। और जो 20 वर्कर रखा गया था 2019 में, उसको बढ़ा के 40 वर्कर कर दिया गया, यानी फैक्ट्री की डिफिनेशन को चेंज किया गया यहाँ पे। अब 2019 के बिल में एक चीज और, माइंस को एक्सक्लूड किया गया, यानी कि निकाल दिया। जो पिछला 2019 का बिल था उसमें 19 के बिल में क्या किया गया था, माइंस को एक्सक्लूड कर हटा दिया गया था फैक्ट्री की डिफिनेशन की। कोई माइंस होती हैं जो खदानें होती हैं, उनको हटा दिया गया था। जबकि 2020 का बिल ने क्या किया, इस प्रोविजन को हटा दिया और माइंस को भी 2020 के बिल ने एक फैक्ट्री के अंदर रखा और उसी हिसाब से उसका पूरा नियम कानून जो फैक्ट्री पे, जो किसी भी नॉर्मल फैक्ट्री पे लागू होगा, वही खदानों पे भी लागू होगा। अब अगला क्या था, ये फैक्ट्री का बात थी। अब अगला जो हम आपको बताएंगे वो हम एस्टेब्लिशमेंट जो इंगेज होता है हैजार्डस एक्टिविटी, यानी कि जो कि खतरों वाले काम होते हैं, जैसे पहाड़ों पे काम होते हैं, पत्थर काटने वाले काम होते हैं, तो जिसमें जान भी जा सकती है, जान माल का नुकसान हो सकता है, या माइंस होते हैं। तो उसके लिए जो एस्टेब्लिशमेंट इंगेज कर, उससे रिलेटेड जो नियम कानून बने, उसमें 2019 का बिल था, उसने ये कहा, डिफाइन किया कि कोई भी एस्टेब्लिशमेंट, यानी कोई एस्टेब्लिशमेंट का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा इंडस्ट्री या किसी फैक्ट्री या इस टाइप से चीजों से जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग या यहाँ पे ट्रेडिंग एक्टिविटी हो रही हो। तो 2019 के बिल ने डिफाइन किया कि कोई भी एस्टेब्लिशमेंट, यानी कोई भी एस्टेब्लिशमेंट किसी भी जगह की तरह जहां पे कोई बिजनेस, ट्रेड, ऑक्यूपेशन हो रहा हो और जिसमें 10 से ज्यादा वर्कर हो। इसमें 2019 के बिल में एस्टेब्लिशमेंट को डिफाइन किया गया था कि एस्टेब्लिशमेंट इंगेज्ड इन हैजार्डस एक्टिविटी में था, तो इसीलिए एस्टेब्लिशमेंट को रखा कि कोई ऐसी जगह जहां बिजनेस हो रहा हो, ट्रेड हो रहा हो, ऑक्यूपेशन हो रहा हो और 10 से ज्यादा वर्कर वहां काम कर रहे हो। जबकि 2020 के बिल ने क्या इंक्लूड किया कि सारे एस्टेब्लिशमेंट होते हैं जहां पे कोई भी हैजार्डस एक्टिविटी हो रही है, चाहे वहां कितने भी आदमी काम कर रहे हो, वो सारे जो है आ जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट के अंतर्गत। तो 2019 का बिल सीधा डिफाइन करता था कि कोई भी एस्टेब्लिशमेंट कोई भी ऐसी जगह होती है जहां बिजनेस हो रहा हो, ट्रेड हो रहा हो, ऑक्यूपेशन हो रहा हो, 10 से ज्यादा वर्कर हो। जबकि 2020 का बिल ने यह कहा कि कोई भी ऐसी जगह, एस्टेब्लिशमेंट कोई भी एक ऐसी जगह है जहां बिजनेस भी हो रहा हो, ट्रेड भी हो रहा हो, ऑक्यूपेशन भी हो रहा हो और हैजार्डस एक्टिविटी भी भले ही वहां इन्वॉल्व हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और 10 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं था। 2020 के बिल में कहा गया कि कितने भी नंबर ऑफ वर्कर काम कर रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, बस वहां काम कर रहे हो लोग, इतना ही काफी है, वो एस्टेब्लिशमेंट के अंतर्गत आ जाएगा। अब अगला बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर। तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स क्या हैं? कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं कि जो जैसे इसको हिंदी में कहते हैं ठेका पे काम करने वाले, यानी ठेकेदार के अंतर्गत जो कॉन्ट्रैक्टर के अंदर किसी के काम करते हैं वो। 2019 का बिल जो था उसने अप्लाई कर दिया कि एस्टेब्लिशमेंट होता है या एस्टेब्लिशमेंट या कोई भी कॉन्ट्रैक्टर्स होता है जिसने 20 से ज्यादा लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे रखा हो 1 साल के अंतर्गत, वो कॉन्ट्रैक्टर के अंतर्गत आ जाएगा और उसने कॉन्ट्रैक्टर के अंतर्गत रख दिया। और इसमें यह भी अलाउ किया गया कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है वो नोटिफाई कर सकती है समय समय पे कि लोअर थ्रेशोल्ड को, इस पर्पस के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट को कम कर सकती है। 2020 के बिल ने क्या किया कि इस प्रोविजन को हटा दिया। इसने स्पेसिफाई किया कि कोड जो होता है वो अप्लाई कर सकता है एस्टेब्लिशमेंट को या कॉन्ट्रैक्टर्स को जिसमें 50 या उससे ज्यादा वर्कर काम कर रहे हो किसी भी दिन में लास्ट 1 ईयर में। यानी 2019 का बिल ये कहता था, अगर दोनों में कंपैरिजन करके आपको बताएं कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर कौन होते हैं, तो 2019 का बिल ये कहता था कि जो एस्टेब्लिशमेंट होता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर होता है जिसने, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर हुआ या कोई एस्टेब्लिशमेंट हुआ जिसने 20 या 20 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर काम कर रहे हो 1 साल के अंतर्गत, पिछले 1 साल से, वो आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के अंतर्गत। यानी 1 साल के अंतर्गत से वो काम कर रहे हो, 1 साल हो गया उन लोगों को। और इसमें यह भी अलाउ किया गया था कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होती है वो नोटिफाई कर सकती है, इससे भी लोअर थ्रेशोल्ड, इसकी जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं इसको भी कम कर सकती है, या कोई एस्टेब्लिशमेंट की डिफिनेशन थोड़ी चेंजेस कर सकती है, तो ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कर सकती है। जबकि 2020 का बिल ने कहा, इस प्रोविजन को रिप्लेस किया और उसने ये कहा कि कोड में अप्लाई किया जाएगा एस्टेब्लिशमेंट को, कॉन्ट्रैक्टर्स को जिसने एम्प्लॉय किया हो 50 या उससे ज्यादा वर्कर को किसी भी दिन के लास्ट के 1 ईयर में। और देखिए 2019 का बिल जो था उसने एम्पावर किया, गवर्नमेंट को एम्पावर, ताकत दिया कि वो एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिट, यानी दिखाना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट लेबर। अगर 2019 के बिल ने क्या किया था, गवर्नमेंट को पावर दिया था कि वो चाहे तो छुपा सकती है कोई भी एम्प्लॉयमेंट को कॉन्ट्रैक्ट लेबर के, अगर इन कुछ केसेस में, जैसे जहां वर्क जो वो पेरिनियल नेचर का हो और जहां वर्क जो परफॉर्म किया जाए कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के द्वारा जो कि नेसेसरी होते हैं बिजनेस के लिए, किसी भी एस्टेब्लिशमेंट के लिए,
और तीसरा जो था वो था ये सेम वर्क जो होता है वो कैरी आउट किया जाए रेगुलर वर्कमैन का एस्टेब्लिशमेंट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का काम है लेकिन काम जो है रेगुलर वर्कर कर रहा है। तो इसको गवर्नमेंट ने क्या किया था, प्रोहिबिट किया था, इसको छुपाया था गवर्नमेंट ने, कि कहा गया कि ये पावर दिया गया गवर्नमेंट को, वो चाहे तो जरूरी नहीं कि उसको मेंशन करे कि कितने कॉन्ट्रैक्ट लेबर में कितने वर्कर काम कर रहे हैं, क्योंकि एक दिन उससे ज्यादा वर्कर काम कर रहे हो, अगले दिन कम वर्कर काम कर रहे हो, और वर्क टू वर्क ये वेरी भी करता था। तो इसलिए 2019 के बिल में इसको थोड़ा चेंज किया गया। 2020 के बिल में क्या किया गया कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर को छुपाने की बजाय इसमें कोर एक्टिविटीज के लिए यहाँ पे क्या किया जा सकता है, पहला कि एक नॉर्मल फंक्शनिंग किया जाएगा एस्टेब्लिशमेंट का, जैसे कि कोई एक्टिविटी जो होती है ऑर्डिनरी जो की जाएगी कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, उसमें एक नॉर्मल फंक्शनिंग कर दिया जाएगा। दूसरा जो एक्टिविटी होती है जैसे कि जिसमें जरूरी नहीं होती, फुल टाइम वर्कर की जरूरत नहीं होती है, और जो मेजर पोर्शन ऑफ द डे में होता है उसके लिए बात किया गया। और तीसरा था कि यहाँ पे एक सडन इंक्रीज किया गया वॉल्यूम कोर एक्टिविटी के काम में, जहां पे इसको स्पेसिफाइड टाइम के अंतर्गत उसको कंप्लीट करना था। तो ये चीज था। तो 2019 के बिल से 2020 के बिल में ये प्रोहिबिशन, यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट में कितने वर्कर काम करे उससे रिलेटेड जो चेंजेस किए गए वो हमने आपको बता दिया। आप देखिए ये बिल ये भी अलाउ करता था कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होती है वो एग्जाम कर सकती है, यानी छूट दे सकती कॉन्ट्रैक्टर्स को बिल के प्रोविजन के अंतर्गत, अगर इमरजेंसी हो जाए या सब्जेक्ट कुछ ऐसे कंडीशन में हो जाए जो कि समय समय पर गवर्नमेंट नोटिफाई करे, उसके अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स को छूट भी मिल सकता है। 2019 के बिल में अब देखिए 2019 के बिल ने ये भी प्रोवाइड किया कि ये एप्लीकेबल नहीं है ऑफिसेस के लिए जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, वो अप्लाई नहीं है। जबकि 2020 का बिल ने क्लैरिफाई किया कि कोड जो अप्लाई होगा कॉन्ट्रैक्ट लेबर का जो इंगेज होंगे कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू किसी भी ऑफिसेस में, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में, जहां पे रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट जो होती है वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होता है। जहां पे जो गवर्नमेंट होगी वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होगी, वहां के एम्प्लॉयर जिसके पास ये अथॉरिटी होगी कि किसी को एम्प्लॉयमेंट पे रख सकती है। यानी 2019 का बिल जो था उसमें गवर्नमेंट ऑफिसेस, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसेस को बाहर रखा था, इस एम्प्लॉयमेंट से बाहर रखा था। जबकि 2020 का बिल ने कॉन्ट्रैक्ट लेबर को भी अगर जो चीफ एम्प्लॉयर होता है गवर्नमेंट का वो चाहे तो उसको एम्प्लॉयमेंट पे रख सकता है। अगला क्या है, बिल्डिंग हुई या कोई बाकी के कंस्ट्रक्शन वर्कर हुए तो उससे रिलेटेड 2019 के बिल ने क्या किया कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो थे एम्प्लॉय करते थे 10 से ज्यादा वर्कर्स को, जिसे कंसीडर किया जाता है बिल्डिंग या बाकी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए। तो बिल्डिंग और बाकी कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए अगर चाहे तो 2019 का बिल कहा कि इसमें 10 से ज्यादा वर्कर जो है वो काम किया करते हैं, उन्हीं को बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर में हम लोग रखेंगे। जबकि 2020 का बिल ने इस नंबर ऑफ वर्कर्स के कंडीशन को हटा दिया। अब डेली वर्क लिमिट की बात करते हैं। तो डेली वर्क लिमिट की बात करते हैं तो 2019 का बिल ने अलाउ किया अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को कि वो नोटिफाई कर सकती है मैक्सिमम डेली आवर कितने घंटे डेली काम लेना है वर्कर्स के थ्रू, वो नोटिफाई कर सकती है। 2020 के बिल ने कहा कि एक मैक्सिमम लिमिट तय करना पड़ेगा पर डे के लिए। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और उस हिसाब से वर्कर चेंज हो जाएगा, बल्कि एक सेट किया जाए कि इतने घंटे ही लोगों को काम करना है। अब अगला एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन के एम्प्लॉयमेंट पे लिखा 2019 का बिल ने अलाउ किया अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को कि वो छुपा सकती है एम्प्लॉयमेंट को, वुमेन के एम्प्लॉयमेंट को डेंजरस ऑपरेशन में कितने वुमेन काम कर रही हैं वो चाहे तो गवर्नमेंट तो नहीं भी नोटिफाई करेगी तो भी चलेगा। जबकि 2020 का बिल ने कहा कि वुमेन जो होते हैं उससे भी एम्प्लॉयड किया जाना चाहिए सारे एस्टेब्लिशमेंट के अंतर्गत, हर टाइप के अंतर्गत वो काम कर सकती है, कोई छुपाने की जरूरत नहीं है। इसमें यह भी प्रोवाइड किया गया कि अगर किसी केस में अगर वहां हैजार्डस या डेंजरस ऑपरेशन हो रहा हो तो गवर्नमेंट को जरूरी है कि एम्प्लॉयर के द्वारा वो जितनी सिक्योरिटी होती है, सेफ्टी होती है, वो औरतों को या लेडीज को वो उतनी दे एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत, और लेडीज को ही नहीं जितने भी वर्कर है उनको दे। तो ये सारा एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के अंतर्गत था। अब हम बात करेंगे इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर। तो देखिए अभी हम लोग ने थ्रेशोल्ड में जो कवरेज एस्टेब्लिशमेंट में पढ़ा था उसमें फैक्ट्री के बारे में पढ़ा हमने, फिर हमने हैजार्डस एक्टिविटी में जो एस्टेब्लिशमेंट होते हैं उनके बारे में पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट लेबर वर्कर के बारे में पढ़ा, और साथ ही साथ हमने बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर के बारे में पढ़ा, डेली वर्क लिमिट के बारे में जाना और वुमेन के एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड जाना। अब हम बात करेंगे इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर की। तो इंटर स्टेट यानी कि जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में काम की तलाश में आते हैं तो उन्हें माइग्रेंट वर्कर की श्रेणी में ले लिया जाता है। तो इसमें डिफिनेशन को सबसे पहले बताया कि 2019 का बिल ने डिफाइन किया था इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर को कि कोई भी ऐसा पर्सन जो रिक्रूट किया जाता है एम्प्लॉयर या कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा दूसरे स्टेट से, मतलब एक स्टेट यानी केरला का कोई बंदा अगर जाके यूपी में काम कर रहा है तो वो यूपी में माइग्रेंट वर्कर हो जाएगा। और दूसरा पहला तो ये रख दिया गया कि दूसरे स्टेट से हायर कर रहे हैं लोग। दूसरा ये रखा कि वो वेजेस जो उसको मिलेंगे, जो उसको पैसे मिलेंगे वो मैक्सिमम अमाउंट जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी उसी हिसाब से मिलेंगे। तो 2019 का बिल ने ये दो कंडीशन रखी। 2020 ने बिल में इसमें ऐड कर दिया ये तो दोनों चीजें रखी ही, साथ ही साथ रखा कि कोई भी पर्सन जो कि अपने खुद के स्टेट से मूव कर रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए वो उसको भी रखा जाएगा इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर के लिए। मतलब
जो 2019 का बिल था वो ये कहता था कि इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर वही कहलाएगा जिसको कोई भी एम्प्लॉयर या कॉन्ट्रैक्टर दूसरे स्टेट से बुलाया हो काम के लिए। जबकि 2020 के बिल में ये कहा गया कि कोई भी बंदा, अगर आप अपने मन से भी जा रहे हैं, अगर आपको लगा कि दिल्ली में जॉब की अपॉर्चुनिटी जाता है, आपको किसी ने बुलाया नहीं है वहां, लेकिन आप वहां जाके बात कर रहे हैं और अपनी नौकरी को खुद से तय कर रहे हैं, तो भी आप इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर की श्रेणी में आएंगे। इसमें यह भी स्पेसिफाई किया 2020 के बिल में कि सिर्फ वही पर्सन जो होता है जो कि कंसीडर किया जाएगा इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर, जिसका अर्निंग जो है कम से कम 18,000 रुपया पर मंथ हो, 18,000 रुपया पर मंथ या उससे ज्यादा अमाउंट हो, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, तो उसको रखा जाएगा इसके अंतर्गत। तो 18,000 एक लिमिट सेट कर दिया उसमें। अब जो बेनिफिट दिया गया इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर का, तो बेनिफिट क्या मिलेगा इसको? 2020 के बिल ने प्रोवाइड किया कि कुछ सर्टेन बेनिफिट इनको दिए जाएंगे। इसमें क्या इंक्लूड होगा? इनको ऑप्शन मिलेगा कि ये चाहे तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी पीडीएस जो सिस्टम होता है, जैसे कि कंट्रोल होते हैं जहां पे आपको गेहूं चावल मिलते हैं, वो जगह पे उनका बेनिफिट इनको मिलेगा, चाहे भले एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जा रहे हो। ये बेसिकली ये कनेक्ट हुआ वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के थ्रू। और आप चाहते हैं कि इस पर हम वीडियो बनाए वन नेशन वन राशन कार्ड पे, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम वीडियो जरूर बनाएंगे। तो इसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत भी उनको फायदा मिलेगा। और दूसरी चीज क्या है कि उनको बाकी के जो बेनिफिट मिलेंगे जो कि बिल्डिंग और बाकी का कंस्ट्रक्शन सेस फंड के अंतर्गत है, स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत, स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत जो भी उनको बिल्डिंग या रहने की सुविधाएं या कंस्ट्रक्शन सेस फंड जो मिलते हैं, गवर्नमेंट जो काटती है टैक्स, उसमें से उनको बेनिफिट्स मिल दिए जाएंगे। और साथ ही साथ जो इंश्योरेंस और बाकी का प्रोविडेंट फंड बेनिफिट्स होते हैं जो कि बाकी के वर्कर्स के लिए अवेलेबल होते हैं, उनको भी इस एस्टेब्लिशमेंट में दिए जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है अपनी जगह को एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना। तो इसके लिए 2019 का बिल ने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर को जरूरी है कि कॉन्ट्रैक्टर को वो पे करे डिस्प्लेसमेंट अलाउंस, उसको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, एक तरह से उसको टैक्स देना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट अलाउंस के नाम पे इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स को। कब? जब उन्हें रिक्रूटमेंट के समय में, यानी जो भी कॉन्ट्रैक्टर रहेगा उसको जरूरी करेगा कि उसे डिस्प्लेसमेंट अनाउंस दे। किसको? जो वर्कर को वो हायर कर रहा है उसको, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हायर करने का भी उसको अलग से कुछ पैसा देना पड़ेगा, जो कि उसके मंथली वेजेस का 50% हो। यानी अगर उसकी तनख्वाह 8,000 18,000 जैसे पिछले मैंने आपको बताया, तो उसने उसको ऐड करके उसमें 50% यानी इसके 9,000 इसमें और ऐड करेगा, यानी कि 27,000 रुपया उसको देगा। अब 2020 का बिल ने इस चीज को हटा दिया। ऐसा नहीं है कुछ, उसको जरूरी नहीं कि 50%, क्योंकि ये काफी ज्यादा हो जा रहा था, तो इस वजह से और इसका असर जो है सीधे सीधे कॉन्ट्रैक्टर या एम्प्लॉयर पे भी पड़ रहा था, तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसको 2020 के बिल में हटा दिया। अब देखिए डेटाबेस जो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर है, डेटाबेस भी होना चाहिए क्या पता चले कि कितने वर्कर जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में काम कर रहे हैं। तो 2020 के बिल ने रिक्वायर किया कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन करेगी डिटेल, जिसमें इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर का होगा अपने पोर्टल पे, और इसमें जो वर्कर को रखेगा वो रजिस्टर कर सकते हैं खुद को पोर्टल पे, किस पे? सेल्फ डिक्लेरेशन, आधार के द्वारा वो सेल्फ डिक्लेरेशन कर सकते, सेल्फ डिक्लेरेशन करके खुद को डिक्लेयर करके या आधार अपना जमा करके वो डेटाबेस पे अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। अब इसमें आखिरी चीज जो थी वो थी सोशल सिक्योरिटी फंड के बारे में। 2020 के बिल ने प्रोवाइड किया था कि कोई भी एस्टेब्लिशमेंट होता है सोशल सिक्योरिटी फंड के लिए, वो वेलफेयर किसके लिए? वेलफेयर के लिए होता है, किसके? अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए वो उसको प्रोवाइड किया जाएगा। यानी 2020 का बिल ने ये प्रोवाइड कराता था कि जो एस्टेब्लिशमेंट होता है सोशल सिक्योरिटी फंड का, वो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है उनके फायदे के लिए दिया जाएगा। अब इसमें जो अमाउंट कलेक्ट किया जाएगा सर्टेन पेनाल्टीज का उनके कोड के अंतर्गत, उसमें इंक्लूड किया जाएगा अमाउंट को, जो कि कलेक्ट किया जाएगा कंपाउंडिंग के द्वारा, और ये क्रेडिट किया जाएगा इनके अकाउंट में, डायरेक्ट क्रेडिट किया जाएगा। और गवर्नमेंट जो होगी वो प्रेस्क्राइब कर सकती है बाकी के रिसोर्सेज को, साथ ही साथ मनी को ट्रांसफर कर सकती है, फंड के तौर पे मनी ट्रांसफर कर सकती है। तो सोशल सिक्योरिटी फंड के अंतर्गत ये नया था, 2019 के बिल में नहीं था ये, तो 2020 के बिल में इसमें गवर्नमेंट ने ये नोटिफाई किया कि देखिए 2020 का बिल प्रोवाइड करता है कि कोई भी एस्टेब्लिशमेंट होता है या कोई भी इंडस्ट्री जो होती है वो कोई भी बिजनेस होता है, उसमें जो सोशल सिक्योरिटी फंड होता है वो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर जो होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के बिना आपको लिस्ट पहले आपको समझा दिया था, तो उसके लिए अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए ये सोशल सिक्योरिटी फंड जारी कर सकते हैं। और ये अमाउंट जो इसमें कलेक्ट किया जाएगा वो सर्टेन, ये इसमें अमाउंट कहां से आएगा? जो इस कोड के अंदर जो पेनल्टी लोगों से लिया जाएगा, जो लोग एम्प्लॉयर नियम तोड़ेंगे तो उसके अंदर जो पेनल्टी लिया जाएगा वो उनसे इसमें अमाउंट, और साथ ही साथ कंपाउंडिंग कर इसमें कंपाउंड को भी जितने भी अमाउंट को कलेक्ट किया जाएगा वो कंपाउंडिंग के द्वारा भी उसको भी फंड में क्रेडिट कर दिया जाएगा, और गवर्नमेंट जो है बाकी के सोर्सेस के द्वारा ट्रांसफर करेगी इस फंड को उस माइग्रेंट वर्कर जो है उसके फंड में। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज थी, तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आई होगी पूरी। तो ये थोड़ा सा देखिए, ये टॉपिक थोड़ा समझने वाला था, समझना तो आपको पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि भाई आपको एग्जाम निकालना है, यूपीएससी ईपीएफओ का है, एग्जीक्यूटिव और अकाउंट्स ऑफिसर का था, तो इसमें आपको निश्चित सी बात है कि आपको थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा ही, नहीं तो आप कैसे आप उस चीज को हैंडल करेंगे। तो ये कोड हमारा लेबर कोड यहाँ कंप्लीट होता है। तो लेबर कोड की सीरीज में ये चौथा पार्ट था हमारा,
हालांकि हमने कहीं पार्ट 1 2 3 4 करके कहीं लिखा नहीं है ऐसा, एक दो वीडियो में हमने लिख दिया था, लेकिन हमने नहीं लिखा क्योंकि एक अलग से भी अगर कोई बंदा सर्च करे हमारी वीडियो में तो उसको भी हमारा ये वीडियो मिल जाए। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, और जो भी जरूरतमंद हो आपके फ्रेंड सर्किल में जिनको आपको लगता है कि हमारे वीडियो के बारे में अगर उन्हें पता होता तो उनको फायदा मिलता, तो उन्हें भी आप हमारे वीडियो शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स हमारे साथ वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और ये हमारे सारे प्ले लिस्ट हैं, आप देख के अपने हिसाब से आपको जो बेस्ट लगे उस प्ले लिस्ट को आप अपने मन से चुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक हमारे साथ इस चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।